गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनुअल रिंग्स। ठीक है, एनुअल रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एनुअल रिंग्स का क्या मतलब होता है, इसको हम हिंदी में वार्षिक वलय कहते हैं। ठीक है, वार्षिक वलय क्या होती है, देखो सेकेंडरी जाइलम की रिंग्स बनती है। इस तरह से सेकेंडरी जाइलम की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती है और इन्हीं रिंग्स को हम एनुअल रिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रिंग्स है ये बनती कैसे है, किस तरह से इनका फंक्शन होता है, और तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वेस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो वेस्कुलर कैम्बियम, सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम होती क्या है, जब हम पढ़ रहे थे इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके हम क्या, इन दोनों को, ये दोनों क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाकर वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम है वो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बनती है और इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम होती है वो एक ही वेस्कुलर बंडल के बीच में, एक ही वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनती है। ठीक है, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो देखो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसकी एक्टिविटी जो होती है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में सॉइल हो जाएगी, सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। और उसके अलावा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज वो भी क्या करती है, इस वाली एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी जाइलम की रिंग का फॉर्मेशन होता है और ये जो सेकेंडरी जाइलम की रिंग है इसे ही हम क्या कहते हैं, देखो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी जाइलम की एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ और ये जो रिंग होती है ये कॉन्सेंट्रिक होती है। ठीक है, और इसे ही हम एनुअल रिंग कहते हैं। ठीक है, शो इज कॉन्सेंट्रिक सर्किल शो करती है। जब हम ऐसे ट्रांसफर सेक्शन, प्लांट का स्टेम है, स्टेम का जब हम ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो हमें ये जो होती है ना सेकेंडरी जाइलम है वो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग की तरह दिखाई देता है और इसे ही हम एनुअल रिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जब स्प्रिंग सीजन, ये जो एक्टिविटी है ये किसके द्वारा अफेक्ट की जाती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो देखो जब सीजन मीन्स कौन कौन से, एक तो स्प्रिंग सीजन और एक समर सीजन। स्प्रिंग सीजन और समर सीजन में क्या होगा, एक तो नई नई बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा। तो इन सब के लिए क्या क्या चाहिए, किसी भी प्लांट को जब उसमें बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको एक तो मिनरल्स चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसको वाटर चाहिए। मिनरल्स और वाटर जो होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है, जाइलम वेसल करती है। ठीक है, जाइलम वेसल लेकर आती है। तो इसका मतलब देखो जब बर्ड्स और ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा कब, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर सीजन, तो उस टाइम पर मिनरल एंड वाटर का रिक्वायरमेंट होती है। मिनरल वाटर को एब्जॉर्प्शन करने के लिए जाइलम वेसल्स आर मोर एक्टिव। ठीक है, ये कैसी होती है, मोर एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के कारण एक तो वेसल्स जो होंगी वहाँ पे वो ज़्यादा होंगी और उसके अलावा इनकी जो ल्यूमेन होती है वो भी ब्रॉड होती है। ठीक है, वेसल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, ब्रॉड होंगी। तो उसमें देखो जब वेसल्स ब्रॉड होंगी इट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, कैम्बियम की एक्टिविटी भी मैक्सिमम है। तो कैम्बियम की मैक्सिमम एक्टिविटी के कारण वेसल्स जो होंगी वो ब्रॉड होंगी और वहाँ पर वुड का फॉर्मेशन होता है और उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग वुड कहते हैं। स्प्रिंग वुड है, इसका फॉर्मेशन कब होगा, स्प्रिंग और समर सीजन में इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है ऑटम एंड विंटर सीजन। ऑटम और विंटर सीजन में क्या होगा, देखो ऑटम और विंटर इनमें क्या होता है, वेसल्स आर लेस एक्टिव। वेसल्स जो होती है वो लेस एक्टिव होती है। लेस एक्टिव होने का क्या मतलब है, एक तो इनका नंबर जो होगा वो कम होगा और इनकी ल्यूमेन जो होगी वो भी पतली होगी या फिर थिन होगी। ठीक है, थिनी नैरो ल्यूमेन प्रेजेंट होती है जिसके कारण कैम्बियम की जो एक्टिविटी होगी वो लेस होगी, कैम्बियम लेस एक्टिव होगी, जिसके कारण वुड जो बनेगी वो ऑटम वुड और लेट वुड होगी। ठीक है, तो
ऑटम सीजन में बन गई वुड ऑटम वुड, ठीक है। तो ये जो ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड है, इनके कारण एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। सीजन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, चेंज होते होते उनमें रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो देखो वन ईयर में, एक साल में 2 एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक तो बनेगी स्प्रिंग वुड की और दूसरी बनेगी लेट वुड की या फिर ऑटम वुड की, ठीक है। तो देखो उसके बाद में क्या होता है, एनुअल रिंग का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या होते हैं, टाइलोसिस जो होते हैं उनमें देखो कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें ट्रैकीड्स और वेसल्स जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती हैं। इनएक्टिव होने के कारण उसमें देखो वहां पर क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा की एडजेसेंट सेल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, ये वाली सेल भी जाइलम पेरेन्काइमा की है, ये भी जाइलम पेरेन्काइमा की है, और इनमें बीच में इस तरह से पिट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टाइलोसिस क्या होंगे, एडजेसेंट जाइलम पेरेन्काइमा में पिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पिट्स होते हैं इनसे क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम एंटर इन द वेसल, सेकेंडरी जाइलम जो होगा वो वेसल के अंदर एंटर हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वेसल के अंदर एंटर हो जाएगा किसके द्वारा, ये जो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनकी ल्यूमेन के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है पिट रीजन से, और ये जो बलून होते हैं इन्हें ही हम टाइलोसिस कहते हैं, ठीक है। ये जो टाइलोसिस होते हैं, देखो टाइलोसिस आर द एडजेसेंट जाइलम पेरेन्काइमा में पिट्स प्रेजेंट होंगे, इनके ऊपर सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो एंटर हो जाता है वेसल के अंदर, जिससे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा ये क्या करेगा, अब देखो बीच बीच में क्या होगा, ये पिट्स थे, यहाँ से इस तरह से बलून बन गए, ये वाले टाइलोसिस बन गए। तो टाइलोसिस बनने के कारण ये इनकी ल्यूमेन थी, इस ल्यूमेन में से वाटर का कंडक्शन हो रहा था, लेकिन ये जब टाइलोसिस बन गए तो ये यहाँ से क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन नहीं होने देते, वाटर कंडक्शन को रोकते हैं, ठीक है। आगे देखो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या होता है कि जो एनुअल रिंग्स होती है उनका हम नंबर काउंट करके, एक ईयर में कितनी, एक ईयर में 2 एनुअल रिंग बन रही है, तो उनका नंबर काउंट करके कि एनुअल रिंग जो है वो कितनी बन रही है प्लांट में, उसके अकॉर्डिंग हम जब प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो उसमें हमें रिंग्स दिखाई देती है, ठीक है। ये इस तरह से एनुअल रिंग्स दिखाई देती है। इन रिंग्स की नंबर को काउंट करके हम क्या पता लगा सकते हैं, प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। जिसमें कि हम प्लांट में बनने वाली जो एनुअल रिंग्स हैं उनका नंबर काउंट करके प्लांट की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो टेम्परेट रीजन होते हैं ना, टेम्परेट रीजन उनमें मैक्सिमम सीजनल चेंज होता है, ठीक है। मैक्सिमम सीजनल चेंज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वेसल्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी, जिसके कारण कैम्बियम जो होगी वो भी मोर एक्टिव होगी, और वहाँ पर जो होता है एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और सीजनल चेंज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एनुअल रिंग के फॉर्मेशन के लिए, एक तो सीजनल चेंज और फिजियोलॉजिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद में है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, सीजनल चेंज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसके कारण एनुअल रिंग्स जो होती है वो बहुत कम बनती है, ठीक है। अब आगे देखो ये जो हार्टवुड और सेपवुड, हार्टवुड क्या होती है और सेपवुड क्या होती है। वुड जो बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी, एनुअल रिंग्स के थ्रू। तो देखो बिल्कुल सेंटर में ये प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन कट किया, इसमें सेंटर की तरफ इस तरह से डार्क कलर की एक वुड दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं हार्टवुड, और साइड में पेरीफेरी पर जो दिखाई देती है इसको हम बोलते हैं सैपवुड। देखो ये वाली जो डार्क कलर वाली वुड है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो हार्टवुड है ये सेंटर पर प्रेजेंट होती है, रेजिन गम और एरोमेटिक सब्सटेंस आर डिपॉजिटेड ऑन दिस वुड, ठीक है। किसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, देखो यहाँ पर ये जो इस तरह से वुड वाला स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, जाइलम होगा, जाइलम में क्या क्या होगा, वेसल्स होंगी और ट्रैकीड्स होंगी।
तो जाइलम की वेसल्स और ट्रैकिड्स के ऊपर रेजिन का, गम का, एरोमेटिक सब्सटेंस का, इन सब का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण ये जो रीजन है वो किस तरह का दिखाई देगा, बिल्कुल डार्क कलर का रीजन हमें शो होता है। ठीक है, ऑन वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम डार्क और डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो हार्डवुड होती है इसको हम ड्यूरामेन भी कहते हैं। इसके ऊपर देखो डिपोजिशन प्रेजेंट है, इट मींस यहाँ की जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, डेड होंगी। ठीक है, और ये जो हार्डवुड होती है ये हार्ड होती है, टफ होती है। ठीक है, उसके अलावा हार्डवुड में टाइलोसिस प्रेजेंट होते हैं, टाइलोसिस प्रेजेंट थे। टाइलोसिस क्या होते हैं, इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वाटर कंडक्शन को रोकते हैं, उसको वाटर कंडक्शन नहीं होने देते। ठीक है, तो टाइलोसिस कहाँ प्रेजेंट है, हार्डवुड में प्रेजेंट है, जिसके कारण ये वाटर कंडक्शन को रोकते हैं, यहाँ पर कोई भी वाटर का कंडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो वाटर का कंडक्शन नहीं हुआ तो इस वाले वुड का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये कैसी होती है, टफ होती है, हार्ड होती है, तो ये क्या करती है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो देखो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट्स, और उसके अलावा ये जो वुड है यहाँ पर टर्माइट्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं ना वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाते। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पर एरोमेटिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, उसके अलावा ये जो टर्माइट्स और इंसेक्ट का इन्फेक्शन नहीं होता, जिस और उसके अलावा ये जो वुड होती है ये क्या करती है, इसमें इम्बाइबिशन नहीं होता। इम्बाइबिशन क्या होता है, अंतः चूषण की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है लकड़ी को अगर आपने पानी में रखा तो वो फूल लकड़ी जो थी उसने पानी सोख लिया, तो वो वाली प्रोसेस जो होती है वो हार्डवुड में नहीं होती। यहाँ पर जो हार्डवुड होती है वो इम्बाइबिशन नहीं करती। उसके अलावा ये जो हार्डवुड है जब ये इम्बाइबिशन नहीं करेगी तो इसमें इट मीन्स ये कैसी होगी, पानी में भी ड्यूरेबल होगी, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। इसी कारण ये जो वुड होगी इसको हम किसमें, फर्नीचर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्नीचर बनाने में कौन सी वुड यूज़ होती है, हार्डवुड यूज़ होती है। उसके बाद आता है सैपवुड। सैपवुड जो होगी ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पेरिफेरी पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्बोनम भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट कलर की होती है। मेनली ये जो वुड होगी, जो सैपवुड होगी वो कौन से कलर की होगी, पेल येलो कलर की। लेकिन जो हार्डवुड थी वो कौन से कलर की होती है, या तो वो डार्क ब्राउन होगी या फिर वो ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, हार्डवुड होती है उसमें टाइलोसिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सैपवुड में टाइलोसिस एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण टाइलोसिस एब्सेंट है तो ये क्या करेगी, वाटर कंडक्शन कर सकती है। तो देखो वाटर कंडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नो डिपोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आकर इस सैपवुड के ऊपर आकर डिपॉजिट नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इंसेक्ट्स और टर्माइट्स जो होते हैं ना वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये वुड जो होती है वो सॉफ्ट होती है और इस वाली वुड को हम फर्नीचर्स मेकिंग में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेस ड्यूरेबल होती है, इसमें इम्बाइबिशन भी करती है, और उसके अलावा टाइलोसिस भी यहाँ पर प्रेजेंट, टाइलोसिस जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हार्डवुड एंड सैपवुड, उसके अलावा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एनुअल रिंग।